नमस्कार। स्वास्थ्य सेतु के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेवियर सिबलिंग। सेवियर सिबलिंग माने, अगर इस स्टोरी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक बहन ने अपने भाई की जान बचाई। ये कैसे हुआ, उसके बारे में हम डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं। आज हम जानते हैं, आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है। थैलेसीमिया हम जानते हैं एक ऐसी बीमारी है जो जेनेटिकली ट्रांसमिट होती है एक जनरेशन के दूसरे जनरेशन में, और वहाँ कुछ ब्लड बनाने की प्रोसेस में गड़बड़ी होती है, जिसके कारण जिस किसी को भी थैलेसीमिया मेजर है उसको ये प्रॉब्लम आता है कि उसको बारी बारी खून चढ़ाने की नौबत आती है और अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली थैलेसीमिया बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी पेशेंट में क्योरेबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो एक नया केस, इंटरेस्टिंग केस जो अहमदाबाद में हुआ है, सेवियर सिबलिंग, आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ दो रिनोन्ड एक्सपर्ट आज जुड़े हैं। एक है डॉक्टर मनीष बैंकर सर। डॉक्टर मनीष बैंकर भारत के जाने माने IVF स्पेशलिस्ट हैं। सर पास्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन के, और जो इंटरनेशनल कमिटी है फॉर मॉनिटरिंग ऑफ आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ART जिसको बोलते हैं, उसके सर मेंबर भी है। और अबव ऑल सर को एक प्रेस्टिजियस, जो हमारे मेडिकल फील्ड में जाना जाता है, डॉक्टर BC रॉय अवार्ड भी मिला हुआ है। वेलकम डॉक्टर बैंकर सर। और दूसरे यंग टर्क हमारे साथ जुड़े हैं, वो है डॉक्टर ज्वेल बैंकर। डॉक्टर ज्वेल इज अ यंग डायनेमिक गायनेकोलॉजिस्ट who has done fellowship in reproductive medicine and advanced training in IVF at renowned institute across the world. डॉक्टर ज्वेल PCOS सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ भी जुड़े हैं। वेलकम डॉक्टर ज्वेल। तो जैसे हमने बात किया कि हम आज बात करने वाले हैं सेवियर सिबलिंग के बारे में। मनीष बैंकर सर, ये बताइए कि सेवियर सिबलिंग है क्या, और वो HLA मैचिंग क्या होता है? तो HLA कॉम्प्लेक्स क्रोमोसोम 6 पर एक एंटीजन है जो हर एक आदमी या व्यक्ति के डिफेंस के लिए ज़रूरी है। वो हर एक कोश को बताता है कि ये कोश हमारा है या वो फॉरेन है। तो अगर किसी को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत हो, या तो बोन मैरो या किडनी की, तो ये HLA मैच करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये मैच नहीं है तो बॉडी उसको रिजेक्ट करेगा। तो HLA एक तरह की ये डिफेंस इम्यून मैकेनिज्म है। अभी कई डिजीज़ के लिए हमें ऐसे ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, तो ये करने के लिए हमें HLA मैचिंग करना पड़ता है, और जिस व्यक्ति का हम HLA मैच करके लेते हैं वो उसका डोनर बताते हैं। अभी अगर थैलेसीमिया जैसी बीमारी हो और हमें ऐसे डोनर की ज़रूरत हो, तो कोई दंपति ऐसा बच्चा पैदा कर सकता है जिसको थैलेसीमिया भी नहीं हो और जिसका HLA अफेक्टेड बेबी से मैच हो। तो वो दंपति को एक डिजीज़ फ्री चाइल्ड मिलता है, और जो प्रीवियस अफेक्टेड चाइल्ड हो उसकी ट्रीटमेंट भी उसी से हो सकती है। तो ऐसे चाइल्ड को हम सेवियर सिबलिंग बोलते हैं। ओके, तो इसका मतलब हो गया कि हम ये डिज़ाइनर बेबीज जैसे कह सकते हैं कि भी हम उसको पहले से ही डिसाइड कर सकते हैं कि उसको कोई बीमारी है कि नहीं है, और अकॉर्डिंगली उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर मनीष सर। डॉक्टर ज्वेल, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाट वाज योर फर्स्ट केस, एंड इस केस में ये सेवियर सिबलिंग में क्या IVF की क्या ज़रूरत थी सर? हमारा फर्स्ट केस में एक कपल था जिनके पास 2 बच्चे थे। एक बड़ी बेबी थी और एक छोटा बच्चा था। छोटा बच्चा थैलेसीमिया मेजर था और उसको हर 15 to 20 डेज पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती थी। अनलकीली उनके फैमिली में कोई कंप्लीट HLA मैच नहीं मिला था, तो उन्होंने नेक्स्ट स्टेप जाके इंडियन रजिस्ट्री को अप्रोच किया, पर वहाँ से भी उनको कोई कंप्लीट मैच नहीं मिला। कोई पार्शियल मैच मिल रहे थे, पर अगर पार्शियल HLA मैच हो तो रिजेक्शन का रेट बहुत हाई होता है और डोनर और रेसिपिएंट दोनों जन को प्रॉब्लम आ सकता है। तो फिर उन्होंने इसके बारे में पढ़ा और उन्होंने हमें अप्रोच किया, तो हमने IVF थ्रू एक ऐसा चाइल्ड प्रोड्यूस किया जो वो अफेक्टेड चाइल्ड के लिए एक सेवियर सिबलिंग बन सकता है। ओके, सो पूरा जानकारी, मतलब कोई ऑप्शन नहीं था तब ये सेवियर, रियल सेंस में सेवियर आया और उसने किया। तो जो मनीष सर, जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स ने आपको अप्रोच किया, ये पेशेंट भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ऐसा ऐसा आपको करने की ज़रूरत है। सर ये कैसे मतलब हाउ कैसे करते हैं सर इसको? तो इस पे पेशेंट ने हमें अप्रोच किया कि उनको एक चाइल्ड थैलेसीमिया मेजर है। इसका मतलब है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों थैलेसीमिया माइनर और कैरियर है। तो सबसे पहले हमने थैलेसीमिया का कौन सा म्यूटेशन है वो आइडेंटिफाई किया, फिर IVF करके उनके गर्भ बनाए,
हर एक गर्भ के ऊपर टेस्ट किया कि उनमें ये थैलेसीमिया का म्यूटेशन है या नहीं, और थैलेसीमिया मेजर वाले जो एम्ब्रियोस है उनको हम यूज़ नहीं करते। थैलेसीमिया नहीं हो या थैलेसीमिया माइनर हो, ऐसे एम्ब्रियो को अलग करते हैं और उनका फिर प्रीवियस अफेक्टेड चाइल्ड से एचएलए मैचिंग किया और हमें एक ही गर्भ मिला कि जिसमें थैलेसीमिया भी नहीं हो और एचएलए मैच्ड हो। और ये गर्भ जब हमने वापस रखा तो वो सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हुई, उनकी डिलीवरी हुई। डिलीवरी के बाद चाइल्ड का और प्रीवियस अफेक्टेड चाइल्ड का एचएलए मैच किया तो वो 10/10 मीनिंग कंप्लीट मैच हुआ। और 1 साल के बाद जब ये न्यूबॉर्न चाइल्ड का वेट 10 किलो से ज़्यादा हुआ तब उसका बोन मैरो लेकर अफेक्टेड चाइल्ड में ट्रांसप्लांट किया और आज करीब 2 साल हो चुके हैं और वो चाइल्ड को बिल्कुल ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, मीनिंग वो कम्प्लीटली क्योर्ड हो गए। बढ़िया। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि ये पूरा लंबा प्रोसेस है, उसमें सबका पूरा कमिटमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, डॉक्टर की भी टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट प्रोसेसेस इसमें लगते हैं और ऑब्वियसली पेशेंट्स का ट्रस्ट और धीरज चाहिए। दोनों चीज़ करने से हम ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर कर सकते हैं। भाई एकदम बढ़िया। डॉक्टर जोहल, आप मुझे ये बताइए कि ये जो प्रोसीजर है उसका क्या स्पेसिफिक बेनिफिट है? कुछ दूसरे ऑप्शंस भी होते होंगे? नॉर्मली ऐसे कोई अफेक्टेड थैलेसीमिया मेजर अफेक्टेड चाइल्ड हो तो फर्स्ट स्टेप इज कि हम हर फ्रीक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें। वो खुद में बॉडी में अच्छा ब्लड नहीं बना सकते तो हमें एवरी 30 डेज बाहर से ब्लड देना पड़ता है। जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती है तो ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, तो उसके लिए उनको ट्रांसफ्यूजन जल्दी जल्दी देना पड़ता है। पहले एवरी 30 डेज देते थे, फिर 20 डेज देना पड़ता है, फिर 15 डेज देना पड़ता है। और एक समय के बाद जब रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी 15-20 ईयर्स की एज पे, तो ये चाइल्ड को लाइफ और डेथ का रिस्क हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन इज बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट में सबसे ज़्यादा फैमिली मेंबर ही सबसे ज़्यादा एचएलए मैच होने के चांसेस। तो अगर कोई सिबलिंग हो जो सेम जेनेटिक मटेरियल दोनों पेरेंट का शेयर करता है तो लगभग 25% चांस होता है कि वो सिबलिंग एक एचएलए मैच हो दूसरे अफेक्टेड चाइल्ड से। पर इसका मतलब है कि 75% सिबलिंग्स मैच नहीं होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है कि हम पेरेंट्स का भी एचएलए मैच करें कि वो एटलीस्ट शायद मैच हो सके। तो अगर वो भी मैच नहीं हुए तो नेक्स्ट स्टेप है कि हम रजिस्ट्रीज को अप्रोच करें। अब इंडियन रजिस्ट्री में लगभग 22-23 लाख ऐसे रेसिपिएंट्स हैं जिनको बोन मैरो की ज़रूरत है, पर सिर्फ 30 to 35,000 बोन मैरो डोनर्स अवेलेबल है। तो चांसेस ऑफ ऐसे कोई मैच मिले हमें रजिस्ट्री में से, उसका चांस 0.1% से भी लेस है। तो इन लोगों के लिए ये सारे चीज़ में अगर कोई मैच अफेक्टेड एचएलए मैच चाइल्ड ना मिले या बोन मैरो ना मिले तो उनके लिए सेवियर सिबलिंग थ्रू आईवीएफ एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जो कंप्लीट एचएलए मैच चाइल्ड भी देता है। कॉस्ट वाइज भी बहुत कम होता है रजिस्ट्री में से लेने के लिए, जिसको मैच अनरिलेटेड डोनर कहते हैं। सो इट इज़ ऑलमोस्ट हाफ द कॉस्ट जो बाहर से हमें मिलता है। और प्लस ये ट्रीटमेंट में एक चाइल्ड भी मिलता है। बाकी ट्रीटमेंट में सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट और एक चाइल्ड मिलता है जो चाइल्ड को भी डिजीज नहीं है। तो सारे ऑप्शंस है, पर सब में दिस इज अ वेरी प्रॉमिसिंग ऑप्शन और इसके रिजल्ट्स ही बहुत अच्छे हैं। तो मतलब जैसे गुजराती में हम कहते हैं दोनों हाथ में लड्डू, तो बीमारी का क्योर भी मिला, एक हेल्दी बच्चा भी मिला और सबसे बड़ा बात मानसिक सुकून मिला कि जो पेन जो एक सिबलिंग सफ़र कर रहा था, जितने प्रॉब्लम बारी बारी ब्लड लेने जाना, ये टेस्ट कराओ, ये कराओ, काफ़ी सारी चीज़ों से पेरेंट्स को छुटकारा मिलता है। आई मस्ट से कि जो पेरेंट्स होंगे दे मस्ट बी फीलिंग ब्लेस्ड उनको कि भी ये क्या चमत्कार हो गया, जैसे उन्होंने जो चमत्कार आप लोगों ने मिलके साथ कर दिया। थैंक यू डॉक्टर जोहल। मनीष सर, ये बताइए कि काफ़ी सारी चैलेंजेस या मुश्किलें इस प्रोसेस में आपको आई होंगी और क्या लिमिटेशंस है, किस में ये सिवियर सिबलिंग पॉसिबल नहीं है या कभी कभार नहीं कर पाते? तो इस प्रोसीजर में मल्टीपल चैलेंजेस है कि हमें ऐसा एक गर्भ मिलना चाहिए जिसको थैलेसीमिया मेजर नहीं हो, बाकी कोई डाउन सिंड्रोम या जैसी कोई बीमारी भी नहीं हो और प्लस एचएलए मैच हो। तो ये सब करने के बाद अराउंड 10 to 11% गर्भ इसके लिए क्वालिफाई करेंगे। इसका मतलब है कि ये करने के लिए हमें काफ़ी सारे गर्भ बनाने की ज़रूरत पड़ती है और एक से ज़्यादा आईवीएफ ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। हमने ऐसा भी देखा है कि ये करने के बाद ऐसी भी सिचुएशन आ जाए कि हमें थैलेसीमिया फ्री गर्भ तो मिले बट वो भी एचएलए मैच नहीं हो, तो कपल्स को ये समझना चाहिए कि ये करने से श्योर शॉट उपाय नहीं है।
कि हमें थैलेसीमिया फ्री चाइल्ड भी मिलेगा और HLA मैच भी मिलेगा। कई बार ऐसा हो कि आपको सिर्फ थैलेसीमिया फ्री चाइल्ड ही मिले, HLA मैच नहीं भी हो। राइट, मतलब जिस पूरा प्रोसेस में कभी कभार ऐसा हो सकता है कि किसी प्रोसेस में कोशिश कामयाब न भी हो और कहीं जगह कुछ लिमिटेशंस भी आते हैं जो साइंस में हर जगह होता है, वो तो बिल्कुल हम समझ सकते हैं सर। डॉक्टर जल्द ये बताइए कि हाउ पेशेंट रिएक्ट, पेशेंट का मतलब रिएक्शन ये पूरी प्रोसेस में, क्योंकि ये आम आदमी के लिए समझना बहुत डिफिकल्ट है कि आपने ये मैच किया फिर स्पेशल चाइल्ड इसके लिए प्लान किया, हाँ पेशेंट का रिएक्शन सर इसमें कैसा होता है? जिन पेशेंट्स के फैमिली में ये प्रॉब्लम होता है वो लोग एक्चुअली ये प्रोसेस समझ के ही आते हैं। उनको पता है कि ये प्रोसेस में क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं और हमें ये सारी चीज़ें उसे गो थ्रू करना पड़ेगा। और उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनको कहीं मैच कोई ऐसा चाइल्ड नहीं मिला तो इससे उनको मिल सकता है जो कम्प्लीटली मैच भी हो। एक बार प्रोसेस हो जाए और कॉस्ट भी हाफ हो जाए नॉर्मली से, तो पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी। ट्रीटमेंट के बाद जब उनको प्रेगनेंसी हो जाती है, डिलीवरी के बाद उनको पता चला है कि वो चाइल्ड 10/10 मैच हो, तो दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी कि उनके इतने साल से जो ट्राई कर रहे थे और नहीं मिल सका, उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर IVF से वो मिल सका उन्होंने। बढ़िया। मनीष सर ये बताइए कि अब तक आपने ऐसे कितनी सीवियर सिबलिंग्स की साइकिल सर की होगी और कितने केसेस अंदाजन आपने किए हैं सर आज तक? तो हमने आज तक करीब 15 केसेस ऐसे किए हुए, इसमें से 10 पेशेंट्स को डिलीवरी हो चुकी है। इसमें से सभी का ट्रांसप्लांट अभी करना बाकी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ट्रांसप्लांटेशन चाइल्ड 1 साल का हो जाए उसके बाद ही होते हैं। तो इस साल 2 और बेबीज़ में ट्रांसप्लांट होगा। तो करीब करीब आज तक हमारे पास 6 से 8 ऐसे सीवियर सिबलिंग है। एक में ट्रांसप्लांट होकर कंप्लीट क्योर हो चुका है, 2 का ट्रांसप्लांट इस साल होगा और बाकी का ट्रांसप्लांट फिर अगले साल में होगा। ओके। और मनीष सर एक और सवाल मैं आपको साथ में पूछ लूँ कि कौन से केसेस फिट बैठते हैं जिसमें सीवियर सिबलिंग हम रेकमेंड कर सकते हैं या सजेस्ट कर सकते हैं, कौन से पेशेंट को मतलब इसके बारे में सोचना चाहिए? तो ये टेक्नोलॉजी ऐसे केसेस में काम में आएगी कि जिसकी ट्रीटमेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो, क्योंकि जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए HLA मैच्ड अगर फैमिली में नहीं है तो ही हम ऐसा सीवियर सिबलिंग क्रिएट कर सकते हैं। हर एक बीमारी की ये ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर चलो आप ये बताइए, कुछ थोड़ा बताएंगे ये PGTM करके कोई टेक्निक है कि कौन से ऐसे केसेस होते हैं IVF के जिसमें आप ये टेक्निक यूज़ करते हैं और HLA मैचिंग के साथ, कुछ थोड़ा उसके बारे में बताइए सर। PGTM का फुल फॉर्म है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग फॉर मोनोजेनिक डिजीज। हमारे बॉडी में हमें पता है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और सारे क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होते हैं। ये सारे एक एक जीन, जैसे एक जीन है जो थैलेसीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वैसा एक जीन होता है जो सिकल सेल एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक जीन होता है जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हर एक जीन एक डिजीज या एक प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो डिजीजेज एक जीन से ट्रांसमिट होते हैं, यानी फैमिली में भी हो सकते हैं और मल्टीफैक्टोरियल नहीं है, एक ही जीन से ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो PGTM से हम वही डिजीज के वो जीन में वो डिजीज प्रेजेंट है या नहीं है वो हम एम्ब्रियो पे भी टेस्ट कर सकते हैं और एक डिजीज फ्री एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जिनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है तो उनको इसके साथ हम HLA मैचिंग भी करते हैं, पर जिनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है और सिर्फ फैमिली में एक ऐसी बीमारी रन कर रही हो जो एक जीन की वजह से हो रही हो, तो हम PGTM से एक डिजीज फ्री चाइल्ड पा सकते हैं। तो इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूँ डॉक्टर चौल सर कि अगर मैं सारी लैंग्वेज में समझाऊँ तो जो फैमिलीज ऐसे हैं जो IVF के लिए ऑप्ट कर रहे हैं लेकिन उनके फैमिली में रिस्क है कुछ आनुवंशिक रोग नेक्स्ट जनरेशन में जाने के, तो उसको एम्ब्रियो ट्रांसफर करने से पहले आप उसको टेस्ट करके देख सकते हैं कि वो ट्रांसफर होंगे कि राइट। एक ब्लैंकेट टेस्ट नहीं है जो हमें बताता है कि कोई डिजीज नहीं है, पर अगर एक सिंगल जीन डिजीज है जो उनको पता है कि यही डिजीज मेरे फैमिली में रहा होता है तो उसको हम जरूर से चेक कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर कोई बीमारी है जो हम तो पता है तो उसके लिए हम स्क्रीनिंग जरूर से कर सकते हैं। बढ़िया बढ़िया। वेंकट सर बस एक मैसेज चाहिए, छोटा सा मैसेज आप दर्शकों को कुछ बताना चाहे ये सीवियर सिबलिंग के बारे में और कुछ और इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहे सर। आजकल IVF टेक्नोलॉजी सिर्फ जिन लोगों को बच्चे नहीं होते उन्हीं के लिए नहीं है। ऐसे कई सारे केसेस है कि जिनके फैमिली में डिजीजेस रन कर रहे हो, जैसे कि ये सब मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स लाइक सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो इन लोगों को फर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है। तो इन लोगों के लिए IVF प्रोसेस
ये डिसीज़ जो फैमिली में रन कर रहा है उसको रोकने के लिए और एक डिसीज़ फ्री जनरेशन क्रिएट करने के लिए है। तो ये एक अवेयरनेस क्रिएट करना ज़रूरी है कि आईवीएफ सिर्फ फर्टिलिटी इश्यू नहीं है, ऐसे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स फैमिली में चल रहे हो उनको रोकने के लिए और डिजीज़ फ्री चाइल्ड क्रिएट करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। डॉक्टर ज्वेल, आमतौर पे अगर कोई फैमिली में ऐसा कोई जेनेटिक डिजीज रन हो रहा हो तो अगर वो आईवीएफ ना करवाए तो उनका सेकंड बेस्ट ऑप्शन होता है कि वो प्रेगनेंसी हो जाए, फिर प्रेगनेंसी को टेस्ट करे और 3-4 महीने पे वो चेक करे अंदर पेट में से पानी लेके कि चाइल्ड को वो डिजीज है या नहीं है। अगर चाइल्ड को डिजीज हुआ तो फिर वो 3rd या 4th मंथ में एबॉर्शन करवाना पड़ता है। तो ये प्रोसेस को फॉलो करने से आईवीएफ विद पीजीटीएम और एचएलए मैचिंग हम ये सारे अननेसेसरी एबॉर्शंस भी अवॉइड कर सकते हैं। तो मेडिकली और एथिकली भी इट इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर सच कपल्स। थैंक यू डॉक्टर मनीष और थैंक यू डॉक्टर ज्वेल। आपने आज काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई सीवियर सिबलिंग के बारे में। और हम सब लोग जानते हैं कि जो काफ़ी सारी आनुवंशिक बीमारियाँ जैसे थैलेसीमिया इज़ वन ऑफ देम, वो सोशल इकोनॉमिकल काफ़ी सारे बर्डन फैमिली को देती है। और हम मेंटल ट्रॉमा की तो बारे में बात ही नहीं कर रहे, वो तो इतना होता है कि अब हम जान सकते हैं कि क्या हालत ओवरऑल होती है। तो अगर उनको एक आशा की किरण आज आपने बताई एक सीवियर सिबलिंग के बारे में कुछ नया बता के हमारे दर्शकों को, तो थैंक यू सर। आपने काफ़ी अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम लिया, हमारे साथ स्वास्थ्य सेतु पे जुड़े और एक चीज़ आपने आज समझा दी लोगों को कि भाई अगर कोई मुश्किल ज़िंदगी में आती है तो हार मत जाओ, कुछ और रास्ता अगर भगवान बंद कर रहा है तो दूसरा रास्ता ज़रूर भगवान खोलेगा। और टेक्नोलॉजी और आप जैसे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं तो शायद कुछ बल्कि जितना भी पॉसिबल हो सके लोगों को मदद भी कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर मनीष और डॉक्टर ज्वेल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दर्शक मित्रों हमारे साथ स्वास्थ्य सेतु पे जुड़ने के लिए, थैंक यू। मेरा नाम कृणाल मन्ना है और मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। और ये है मेरी फैमिली, मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे। इत्तेफाकन हम दोनों हस्बैंड वाइफ थैलेसीमिया माइनर है और जिसकी वजह से मेरा जो फर्स्ट चाइल्ड है वो थैलेसीमिया मेजर पैदा हुआ। थैलेसीमिया मेजर की वजह से मेरे बच्चे को महीने में 2 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए हमें एचएलए मिलना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से हमें डॉक्टर मनीष बैंकर जी का जो है कांटेक्ट करना पड़ा। एक बार मैंने पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा था जिसके थ्रू मुझे पता चला कि अब जो है एचएलए टेस्ट ट्यूब के थ्रू भी हम टेस्ट ट्यूब के थ्रू भी जो है मैच हो सकता है, जिसकी वजह से हमने डॉक्टर मनीष बैंकर का कांटेक्ट किया। हम उनके सेंटर पे गए, डॉक्टर मनीष बैंकर ने और उनकी टीम ने और स्पेशली जो उनके सन है डॉक्टर ज्वेल बैंकर, उन्होंने हमें असिस्ट किया, सारी ट्रीटमेंट हमें अच्छे से समझाई, हम कन्विंस हुए और उसके बाद हम जो है ये ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने के लिए रेडी हुए। ये ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई। इस ट्रीटमेंट में कोई भी जो है फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, खास करके लेडीज को कोई परेशानी नहीं है। और जो है इस तरीके का माइंड सेटअप ना रखे कि ये इससे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। ये ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद जो है मेरी वाइफ की डिलीवरी सीजरिंग के थ्रू हुई और उससे मुझे और मेरी फैमिली को एक हेल्दी और मेरे बच्चे के लिए एचएलए मैचिंग वाला जो है एक हेल्दी चाइल्ड जो कि मेरी डॉटर है वो हमें मिली। तो मैं डॉक्टर मनीष बैंकर और उनकी टीम और स्पेशली डॉक्टर ज्वेल बैंकर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये ट्रीटमेंट में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और ना ही ऐसा कोई भी फिजिकली प्रॉब्लम लेडीज़ को हो सकती है।